हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं। चैप्टर 1 से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है आपका। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो कि ऑब्जेक्टिव ही थे सारे। और आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अगर नहीं देखा है तो मेरी बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके टर्म 1 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन 14 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जो कि 13 में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है ऑप्शंस में से जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सूट नहीं करती है, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स। ऑपरेशनल मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल कि आपके ऑपरेशनल लेवल यानी प्रोडक्शन लेवल पे क्या काम किस तरीके से चल रहा है, उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम जो है ये टॉप मैनेजमेंट का है। हमें हमारा आंसर यही इसी स्टेटमेंट में मिल गया, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। द इंटरप्रेटर ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। तो टॉप लेवल मैनेजर्स के इंटरप्रेटर की तरह ये काम करते हैं। तो हाँ, ये करते हैं उनकी तरह काम, क्योंकि बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं ये, कि टॉप लेवल की बात को ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से स्मूथली रन कर सके उसके लिए अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मैनेजर्स यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो कोऑपरेशन बैठाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है, तो वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मिडिल लेवल नहीं होता, टॉप लेवल होता है। सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का है? इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, की जो आउटपुट निकले उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो नहीं, ये लोअर लेवल का काम होता है। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट्स, अपने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज देना। तो नहीं, ये मिडिल लेवल का काम है। नेक्स्ट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पर अलग अलग एक्टिविटीज का, जो बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही है उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो हाँ, ये फंक्शन जो है ये टॉप लेवल का है। डी भी देख लेते हैं। इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तो ये मिडिल लेवल का काम होता है कि कोई चीज इधर से उधर गलत सलत में जगह मैनेज ना हो। तो ये काम मिडिल लेवल का है, ये टॉप लेवल का नहीं है। अगर मैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट की बात करूं तो उनका ध्यान ये देखना होता है कि उनकी छवि न बिगड़ने पाए सोसाइटी के प्रति, या वो जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस तरह का पड़ रहा है, ये ध्यान देना टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। सो योर आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड नहीं है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता है? प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये लोअर लेवल के हैं। LL मीन्स लोअर लेवल के हैं। सुपरवाइजर्स, तो ये भी लोअर लेवल में होते हैं, आपके लेबर से जो सुपर होते हैं। सेक्शन ऑफिसर्स भी आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स आपके प्रोडक्शन में होते हैं वहां के ये काम करते हैं। तो ये भी लोअर लेवल के हैं। देन मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग मैनेजर आपका मिडिल लेवल का होता है। सो योर आंसर विल बी डी। मार्केटिंग मैनेजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन नहीं है? तो ऑपरेशंस हेड, नहीं, ऑपरेशन हेड आपका मिडिल लेवल में ही होता है। दूसरा सेल्स मैनेजर, ये भी मिडिल लेवल में ही होते हैं। देन आते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये आपका टॉप लेवल में आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं ऑफिसर्स, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। तो ये आपका मिडिल लेवल का नहीं है।
डिविजनल मैनेजर ये मिडिल लेवल है, तो आंसर आपका क्या हुआ, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, ये आपका मिडिल लेवल में आता है, सॉरी मिडिल लेवल नहीं, टॉप लेवल में आता है, और बाकी तीनों आपके कहाँ आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्रेसिडेंट टॉप लेवल में होता है, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल में होता है, चेयरमैन भी टॉप लेवल में होता है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल में होता है, ये टॉप लेवल का नहीं है, सो मिडिल लेवल का है ये। योर आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है, गिव राइज टू, ये क्या काम करता है। अथॉरिटी रिलेशनशिप जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को बढ़ाता है, डिफरेंट फंक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, then different levels in the organization, then management as a multi-dimensional activity, या फिर management as a group activity। आपका आंसर होगा different levels in the organization। जब हम authority responsibility बांटते हैं तो ये एक तरीके से आपकी span of management को तैयार करता है, ठीक है, कि लोअर लेवल से मिडिल लेवल तक कौन किसके नीचे कौन किसके अंडर वर्क करेगा, कौन किसको रिपोर्ट लौट के देगा। ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप होता है, ये आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम करता है। सो योर आंसर विल बी बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट आपका रिलेवेंट नहीं है मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस अगर हम कहते हैं तो इसमें से कौन सा आपका उससे रिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो नहीं होती है हर जगह, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को अगर हम इनएग्जैक्ट साइंस मानते हैं तो ये आपका नॉट रिलेवेंट किससे रिलेटेड नहीं है, तो ये वैलिडिटी नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी का होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी हम इसे हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसे हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं। ये जो फीचर है हमारा, ये हमारा किससे रिलेटेड है कि मैनेजमेंट को हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉन रिलेवेंट है, तो ये लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। देन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, तो हाँ बिल्कुल हम गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं मैनेजमेंट को, इसीलिए हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी, हम प्रेडिक्शंस एक अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, तो ये भी बात है इसमें, तो ये इनएग्जैक्ट साइंस इसलिए इसको कहा जाता है। बाकी यूनिवर्सल उसको अप्लाई हम नहीं करते हैं, ये चीज आपकी इनएग्जैक्ट साइंस का टर्म नहीं है। हम इसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसमें होती है, हम हर जगह इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए ये इनएग्जैक्ट साइंस में नहीं आएगा। जिस तरह हम साइंस को भी हर जगह अप्लाई करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम हर जगह अप्लाई करते हैं, ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका जो है ये नॉट रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू इनएग्जैक्ट साइंस। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका छोटा सा एक केस स्टडी है। गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी, एक वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है आपकी। डेली 5000 बैग्स ऑफ वीट वेइंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे हर रोज 5000 बैग्स बनते हैं वीट के, जो कि 10 kg के होते हैं। In comparison to the previous year, this era has been less number of bags produced on a per day basis. लेकिन इस साल previous year के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो इस साल ये जो वीट प्रोड्यूस हुए हैं बैग्स के हर दिन वो कम हुए हैं, यानी पिछले साल से कम हुए हैं। द नंबर इज अराउंड 4500 और वो नंबर क्या है आपका 4500 विच इज लेस देन द टारगेट ऑफ 5000। हमारा टारगेट था 5000 लेकिन बन कितने रहे थे 4500 ही बन पा रहे थे। The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to last year. लेकिन कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाई, यानी उन्होंने अपना खर्चा कम किया लास्ट ईयर के कंपैरिजन बैग्स को पैक करने का और प्रोडक्शन करने का। द क्वालिटी बैग्स हैज ऑल्सो बीन अप टू द मार्क, क्वालिटी भी अच्छी रही, ठीक, ध्यान रखिएगा केस स्टडी में क्या है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी रही, हमने कॉस्ट भी कम किया, लेकिन हमें 5000 बैग्स बनाने थे जो कि 4500 ही बन रहे थे, यानी 500 बैग की कमी हो रही थी पूरे साल में। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हियर,
यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट इग्नोर किया है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ के आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन चैप्टर 1 से है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे वर्क इफेक्टिव हुआ है या फिर एफिशिएंट हुआ है। तो वर्क जो है वो यहाँ पे एफिशिएंट हुआ है क्योंकि आपका खर्चा कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इग्नोर किया गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट अचीव नहीं हुआ है, तो यहाँ इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हो पाई। ठीक है, इफेक्टिवनेस में हमने ये पढ़ा था कि हम टारगेट अचीव कर लेते हैं जो हमें दिया गया है तो हमारा काम इफेक्टिव है। तो यहाँ पे टारगेट तो अचीव हमारा नहीं हो रहा है, तो ये काम क्या है, एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। जो एलिमेंट इग्नोर किया गया है यहाँ पे वो इफेक्टिवनेस है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ABCD इंक्रीमेंट इज अ कंपनी, ये आपकी कंपनी दी है ABCD, विच डील्स विद द प्रोवाइडिंग कार सर्विस एट होम। ये कार सर्विस प्रोवाइड कराती है एट होम एंड ऑन द रोड। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन दिस कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम हैं। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज। अब जो टॉप लेवल है उन्होंने अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज यानी मिलाने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की कि सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी एक पॉसिबल मैनर में, एक अच्छे से डायरेक्शन में इक्वली जा सके। द रिजल्ट इज द इंक्रीज एफिशिएंसी, और इससे हुआ क्या, एफिशिएंसी बढ़ी कंपनी की और उन्होंने गोल को अटेन किया। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम गुजरा, द साइज ऑफ the company has grown and now there are many branches of this company। और धीरे धीरे इनका ये काम ऐसा बढ़ा कि इनकी कंपनी ने भी ग्रो किया और इनकी कई सारी ब्रांचेस ओपन हो गई। The synchronization has turned into more important with the increase in the size of the company। अब इनके साइक्रोनाइजेशन की वजह से इनकी कंपनी का साइज भी इंक्रीज होता चला गया और इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ गए। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। द डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ द कंपनी आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। जो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो अपने एरिया में बहुत स्पेशलिस्ट हैं, काम अच्छे से समझते हैं। एंड द टॉप मैनेजमेंट ट्राइज टू वर्क विद देम नॉट विद अथॉरिटी। और जो टॉप मैनेजमेंट है वो उनके ऊपर अथॉरिटी के वे में काम नहीं करती है, बट बाय रिस्पेक्टिंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, बल्कि उनके व्यूज को रिस्पेक्ट करती है, उनके व्यूज को मानती है अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स पे। देयर ईगो क्लैशेज आर अवॉइडेड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है उनके ईगो आपस में क्लैश ना करें, इसके लिए भी स्मूथ फंक्शनिंग चलाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करें कि यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है लगातार, तो जब सब कुछ अच्छा जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स का वर्क भी आपस में ठीक तरीके से साइक्रोनाइज कर रहा है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट जो है आपकी वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी कोऑर्डिनेशन वाला जो आपका वर्क है वो अच्छा खासा सही से चल रहा है। ठीक है, वैसे भी साइक्रोनाइज बार बार आपका वर्ड आ रहा है और हर डिपार्टमेंट हेड आपस में लड़े झगड़े नहीं, सब काम सही से कर रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं अपने एरिया में, अथॉरिटी नहीं बल्कि एक सजेशन की तरह काम किया जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट को दिखाता है। इसके बाद आते हैं इसी पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अल्फा बीटा डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ये एक कंपनी है जो कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहती है अपनी कंपनी में। दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ये अपने सारी एक्टिविटीज को ठीक से सिंक्रोनाइज करना चाहती है। फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी दी की, और ये जानते हैं कि ऐसा करने के लिए इनको कोऑर्डिनेशन अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, जो था प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो गई, कोऑर्डिनेशन अचीव किया। एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डन, अब यहाँ पे इस स्टेज पर ये आए हैं जहां इन्हें सोचना है कि इन्हें क्या करना है। डन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इनको क्या करना है। दे डिसाइड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द हार्मोनी, और उसके लिए ये सबका साथ चाहते हैं बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। किनका साथ चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो साथ में वर्क करे, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो लोग हैं डिपार्टमेंट्स के वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मिलकर काम करें। When they hire employees, they pay them only after evaluating their work। जब ये लोगों को हायर करते हैं, अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं एम्प्लॉयज को, तो ये उनको बहुत अच्छे से इवेल्युएट करते हैं। ऑफ हाउ एफिशिएंट दे आर, कि एम्प्लॉयज कितने एफिशिएंट होंगे हमारे। फाइनली विद द लास्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शन कम्स दे टाइम एंड गेन चेक द डेविएशन, और लास्ट में जब इनका प्रोडक्शन हो जाता है तो ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि जो डेविएशन है, अगर कोई कमी है
टारगेट जो हमने सेट किया था उसके कंपैरिजन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन किस हिसाब से हुई है, यानी कि एक इवैल्यूएशन ये करते हैं डेविएशन के और सेट स्टैंडर्ड के बीच। ठीक, यहां तक आपका केस स्टडी हो गया। क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दी अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन। इन्होंने खुद ही बता दिया जो मेन फोकस है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हाउएवर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपके अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आए हैं इस पैराग्राफ में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो बिल्कुल आपके कई सारी लाइंस ऐसी हैं जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को दिखा रही है। व्हाट इज टू बी डन थ्रू आउट द ईयर, ये जो लाइन है ये आपकी क्या दिखा रही है कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी प्लानिंग फंक्शन को दिखा रही है। ठीक, व्हाट इज टू बी डन हमने वहीं पढ़ा था। इसके बाद आते हैं स्टाफिंग हो रहा है। यहाँ पे स्टाफिंग कैसे हो रहा है, हायर एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन के बाद, यानी ये लाइन आपकी क्या दिखा रही है, ये लाइन आपकी दिखा रही है कि स्टाफिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद लास्ट आते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपने रिजल्ट को, डेविएशंस को या कमियों को चेक करते हैं विद द सेट टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसको टारगेट के साथ चेक करते हैं और डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी हमने कंट्रोलिंग यानी लास्ट फंक्शन में देखी है। सो अगर बात करें तो यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है और कंट्रोलिंग हो रहा है। कोऑर्डिनेशन तो हो ही रहा है पूरी केस स्टडी में, जो कि हमें स्टेटमेंट में दे ही दिया गया है। और फंक्शंस कौन से हो रहे हैं, तो ये 3 फंक्शंस हो रहे हैं। तो ये आपकी टोटल 23 केस स्टडी मैंने डिस्कस की है 2 वीडियोस में, जो कि चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आपको हेल्पफुल होगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहें। वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में और स्टूडेंट्स में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।